यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो मियोसिस डिवीज़न है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवीज़न सेल में होता है और उससे वेरिएशंस आती हैं। जो पेरेंट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, प्रोजनी में उसका हाफ हो जाता है। क्वेश्चन यही था। तो जीवन में जितना भी क्रोमोसोम होगा, जब भी टीलो फेज सेकंड खत्म होगा, तो उस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसका रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम डीएनए कंटेंट की बात करें तो डीएनए कंटेंट जो है वो 1/4 हो जाएगा। यस, कौन सी सेल से? G2 सेल से। जितना भी G2 सेल में डीएनए होगा उसका 1/4 हो जाएगा गैमेट सेल में। जिसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका 12th में आता है, दैट इज द जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप जानते हैं जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस है एंड वेरिएशन है। ह्यूमन को पता चल गया कि साहब कुछ ना कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा छिपा हुआ है जिसके कारण वेरिएशन आता है, और इसलिए उसने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया। कॉन्टिन्यूअस उसने डोमेस्टिकेशन किया, सेलेक्शन किया, और आपको पता है कि इससे साहिवाल काऊ पंजाब में आई। तो 8000 से 1000 बीसी में ये मानव को पता चल गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का कोई बहुत बड़ी चीज़ है। क्या है आपने पता चल गया है आपको कि अभी आपने देखा जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मियोसिस डिवीजन जरूर होगा। अगर मियोसिस डिवीजन होगा तो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर जरूर होगा, और अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो वेरिएशन आएगा ही आएगा। और इसके अलावा टू डिफरेंट पेरेंट से जब गैमेट फ्यूज करते हैं जाइगोट के अंदर, तो दो जीनोम एक साथ जो अलग अलग थे वो मिलते हैं बच्चे के अंदर, और इसलिए वेरिएशन आता है। मेंडल साहब से पहले भी बहुत से लोगों ने काम किया, लेकिन जो एक साइंटिफिक तरीका था मेंडल साहब का, उसने मेंडल को सक्सेस दिलाई। आपको पता ही है 1856 से 1863 तक मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया। मेंडल की एक खास बात मैथमेटिक्स का और स्टैटिक्स का बहुत अच्छा यूज किया। लार्ज सैम्पलिंग डाटा लिया इन्होंने, जिससे एरर के चांसेस बहुत कम हो गए और डाटा की क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ गई। पाइसम सटाइवम पर इन्होंने काम किया और 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, यानी कि 14 प्योर लाइंस पर इन्होंने काम किया। बेटा प्योर लाइन क्या होता है? होमोजाइगस प्लांट, कंटिन्यूअस जनरेशन तक उसे ग्रो कराते रहे, और जब सेम कंडीशन मिली, सेम टाइप ऑफ जनरेशन मिलने लगी, तो उसी को हमने प्योर लाइन बोला। तो 17 प्योर लाइंस में क्या क्या 14 जो प्योर लाइंस थी उसमें क्या क्या था? पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे एक कैरेक्टर इन्होंने हाइट का लिया, टॉल एंड ऑफ। दो कैरेक्टर इन्होंने फ्लावर के लिए, फ्लावर की पोजीशन ली और फ्लावर का कलर लिया। दो कैरेक्टर पॉड के लिए, एक फ्लावर का पॉड का कलर था और दूसरा पॉड का शेप था। इसके अलावा दो कैरेक्टर इन्होंने सीड के लिए, सीड के दो कैरेक्टर में सीड्स का शेप हो गया और सीड का कलर हो गया। तो माय क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में, इन सब के टॉल एंड डॉर्फ छोड़ दो, इसके अलावा जो 2-2 के पेयर हैं 6 कैरेक्टर्स के, उनमें कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, ये आज का क्वेश्चन है। सेकंड, मेंडल साहब ने जब वर्क परफॉर्म किया तो सबसे पहले इन्होंने, आपको जैसा पता ही है, कि ट्रू ब्रीडिंग लिया और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करवाया। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन करवाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, पी प्लांट हर्माफ्रोडाइट था, तो इन्होंने इमेस्कुलेशन करवाया। मेच्योरिटी से पहले ही फ्लावर से इन्होंने क्या किया? पॉलन को अलग कर दिया, यानी स्टेमन को निकाल कर अलग कर दिया, उसकी बैगिंग कर दी। फिर एक डेफिनेट टाइम के बाद हाइब्रिडाइजेशन करवाया जब ओवरी मेच्योर हो गई, और उसके बाद रीवैगिंग कर दी। तो ये इनका प्रोसीजर था। जब भी इन्होंने क्रॉस कराया तो जो पैरेंट लिए इन्होंने वो कैसे थे? ऑलवेज प्योर लाइंस थे। पहली जनरेशन जो आती है वो हाइब्रिड आती है, यानी वो हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट है। यानी मेंडल के क्रॉस में कोई भी पहली जनरेशन होगी वो क्रॉस पॉलिनेशन का या हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट होगा। उसके बाद उन्होंने प्लांट को छोड़ दिया, यानी कि F2 जनरेशन, F3 जनरेशन एंड जो फर्दर जनरेशन है वो सेल्फ पॉलिनेशन का रिजल्ट है। तो आइए देखते हैं क्या किया। अच्छा, एक चीज़ और, मेंडल के वर्क को बताने में या उसको रिप्रेजेंट करने में एक इंग्लिश जेनेटिक्स का बहुत बड़ा योगदान था आरसी पुनेट। पुनेट ने पुनेट स्क्वायर बनाया, जिसमें प्रोबेबिलिटीज ऑफ जीनोटाइप हम आसानी से लिख सकते हैं। एक तरफ इन्होंने एक गैमेट लिखे, जैसे मेल गैमेट नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है और फीमेल गैमेट वर्टिकल लाइन में होता है। तो पुनेट स्क्वायर से इसको हाईली अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया। मेंडल चूंकि मैथमेटिक्सियन थे, बायनोमियल एक्सपेंशन का बहुत अच्छा यूज किया। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह से इनके रिजल्ट आए। तो मेंडल ने जो पहला क्रॉस हमारे पास जो स्टडी के लिए आता है, दैट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कोई भी कैरेक्टर ले लो, टॉल एंड डॉर्फ ले लिया। जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में मेंडल को एक टॉल प्लांट मिला।
एक टॉल और एक डॉफ का क्रॉस कराया और टॉल प्लांट मिला, तो इससे क्या पता चलता है? तो मेंडल ने बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय discrete unit factors. Second, factors are always present in pair. तीसरा, in a dissimilar pair of factor, one pair express itself, that is termed as dominant factor. Another factor which is not able to express itself in the presence of first factor और डोमिनेंट फैक्टर इज टर्म्ड एज रिसेसिव फैक्टर। लेकिन क्या अब हमेशा डोमिनेंट आएगा? क्या एल ब्लेंड हो गए हैं? क्या अब रिसेसिव कभी नहीं आएगा? इसलिए मेंडल ने F2 जनरेशन में सेल्फिंग करवाई और उनको मिला कि 3:1 का रेशियो आ रहा है, यानी यहाँ पर 3 प्लांट जो हैं वो कैसे हो गए हैं? डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहे हैं, जबकि एक यानी 25% प्लांट रिसेसिव शो कर रहा है। तो 25% प्लांट जो रिसेसिव हुए उससे साफ साफ ये पता चल गया कि एलिल्स में ब्लेंडिंग नहीं होती है। और मेंडल ने अपना दूसरा जो कंक्लूजन दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट के फॉर्म में, यानी कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा एलिल एक दूसरे से सेपरेट होंगे, और ये जब सेपरेट होंगे तो जाहिर है एक गैमेट में एक कैरेक्टर का केवल एक एलिल आएगा, एंड दैट्स व्हाई गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो इस मोनोहैबिट क्रॉस से दो कंक्लूजन निकल कर आए। क्या क्या? एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आया, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया। तीसरी बात, जरा इसको टेस्ट कर लिया जाए, तो उन्होंने टेस्ट क्रॉस भी कराया। और टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, एक्चुअली आप जानते हो बैक क्रॉस होता है। बैक क्रॉस दो तरह का होता है, प्रोजेनी का क्रॉस पैरेंट के साथ, तो डोमिनेंट पैरेंट के साथ कराएंगे अगर तो उसे हम आउट क्रॉस कहते हैं, रिसेसिव पैरेंट के साथ कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जो डोमिनेंट पैरेंट के साथ कराया जाता है वो हाइब्रिड विगर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, या इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब रिसेसिव पैरेंट के साथ हम हेट्रोजाइगस का क्रॉस कराते हैं या डोमिनेंट फिनोटाइप का क्रॉस कराते हैं, तो ये जानने के लिए कराते हैं कि आखिर उसका जीनोटाइप क्या है। क्यों? क्योंकि रिसेसिव का अपना कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर जब भी हमने टेस्ट क्रॉस कराया, जैसे मेंडल ने कलर के लिए लिया है, वायलेट कलर वाले प्लांट को वाइट कलर से लिया है, तो जब टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में ऑल वायलेट आ जाए तो इसका मतलब कि हमारा जो टेस्टेड प्लांट है, यानी जिसका हम जीनोटाइप पता लगाना चाहते हैं, वो होमोजाइगस है। जबकि अगर 50% वायलेट मिले और 50% वाइट मिले, तो इसका मतलब हमारा जो टेस्टेड प्लांट है जिसका हम जीनोटाइप पता करना चाहते हैं वो हेट्रोजाइगस है, यानी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है। तो टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो यहाँ आता है वो आता है 1:1, जबकि जीनोटाइप रेशियो जो F2 जनरेशन का मोनोहैबिट क्रॉस में आता है वो आता है 1:1, जिसमें 25% होमोजाइगस डोमिनेंट है, 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और 25% होमोजाइगस रिसेसिव है। यानी पैरेंटल कॉम्बिनेशन और नॉन पैरेंटल की अगर हम बात करें तो पैरेंटल 50% और नॉन पैरेंटल 50%, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे F2 जनरेशन में केवल पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, या तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे या फिर वो रिसेसिव कैरेक्टर शो करेंगे। तो जीनोटाइप रेशियो 1:1, फिनोटाइप रेशियो 3:1 हो जाएगा, और जबकि टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 फॉर मोनोहैबिट क्रॉस। तो क्वेश्चन ऑफ द डे, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ऑलरेडी पूछ रखा है कि जो पेयर में टू पेयर के कैरेक्टर्स हैं मेंडल के, वो उनमें कौन सा डोमिनेट है, कौन सा रिसेसिव है। दूसरी खास बात, आरसी पुनेट कौन सी कंट्री के थे और किस ब्रांच के थे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आता है, और जब आपको F2 जनरेशन में 25% होमोजाइगस या 25% रिसेसिव प्रोजेनी मिलती है, तो वो क्या प्रूफ करती है। एक और चीज़, लॉ ऑफ डोमिनेंस आप जानते हैं यूनिवर्सल नहीं है, इसका एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? तो इसका एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस पे था, नेक्स्ट टर्म पे लेंगे उसे। अभी एक और खास बात, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या कोई एक्सेप्शन है? तो जनरली कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो एक्सेप्शन लेस है, यानी यूनिवर्सल लॉ है, लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन कभी कभी देखने को मिलता है। तो माय क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन क्या है। ऑल द बेस्ट।